हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? हाउ आर यू? हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आप लोगों को मुबारक हो। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे। फ्रेंड्स, नया साल लग गया है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। तरह तरह के एग्जाम्स आ रहे हैं। यूपीएससी भी अपना कैलेंडर जारी कर दिया, यूपीपीसीएस भी जारी कर दिया, बीपीएससी भी जारी कर दिया, यूकेपीएससी भी जारी कर दिया। हर लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपना कैलेंडर जारी कर दिया गया है। अब आप लोग कैसे पढ़ना है, चीज़ों को कैसे करना है, अभी हमने कल एक वीडियो बनाया था, कल एक लेक्चर डाला था कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। बहुत विस्तार पूर्वक उसमें चीज़ों को मैंने समझाया है। आप लोग चाहें तो उसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट एज ए रिक्वेस्ट, कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हो कृपया करके उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट हमें अति उत्साह देता है और हम बहुत ही अच्छे से, जितना अपनी तरफ से हो सकता है उतने अच्छे से चीज़ों को लेकर के आपके सामने हाजिर होते हैं। और करने में क्या जा रहा है यार, निःशुल्क है, कोई पैसा तो लगना नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज हम एक, जैसा कि हमने कल बताया था कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, यूपीएससी क्या होता है, कैसे एग्जाम्स लेता है, कितने टाइप के एग्जाम लेता है, कैसे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी सफल होते हैं, कैसे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी असफल होते हैं, इतना तनाव में क्यों रहते हैं, कैसे चीज़ों को कवर करें, कैसे नहीं। बहुत ही बेहतरीन तकनीकी के साथ हमने बताया था उसको, टेक्नोलॉजी के साथ। उसको आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, वो सब हमने एक ही वीडियो में पूरा का पूरा डाला है। उसको जगह जगह देखने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत ही बेहतरीन स्टेप हमने बताया है, उसको आप लोग जरूर देखिए। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमने लिया है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी क्यों है, एनसीईआरटी क्यों पढ़ें, जैसा कि हम यहाँ पर लिखे हैं। एनसीईआरटी क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, कितनी बार पढ़ें, कैसे नोट्स बनाएं, एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ें, कैसे एनसीईआरटी को विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, एनसीईआरटी बेस्ड अनसॉल्व्ड पेपर कैसे सॉल्व करना है। एनसीईआरटी पढ़ के हमें अपने अंदर बोधगम्यता, आत्मविकास, चिंतन, विश्लेषण, निरपेक्ष दृष्टिकोण, गहन अध्ययन, निबंध इत्यादि एक समग्र विश्लेषण का विकास कैसे कर सकते हैं। ये हम एनसीईआरटी को पढ़ करके कैसे आखिर वहां तक पहुंचे जहां यूपीएससी हमको पहुंचाना चाहता है, जो यूपीएससी हमसे अपेक्षा करता है, जो सिलेबस उसने दे रखा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने एनसीईआरटी का ही टॉपिक लिया है, सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ें। एनसीईआरटी एनसीईआरटी पढ़ना क्यों चाहिए, व्हाई रीड टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हम क्यों पढ़ें। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ें। पहला हमारा जो प्रश्न है, एनसीईआरटी पढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। पहली चीज कि जो यूपीएससी में बिगिनर्स हैं, ठीक है, अगर वो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो मान के चलिए कि वो शून्य हैं। अगर वो ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं, बीए पढ़ रहे हैं, एमए पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, इसके पहले उन्होंने जितनी भी तैयारी कर रखी है, अगर वो यूपीएससी में जाते हैं और उन्होंने विधिवत अध्ययन नहीं किया है, अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं किया है, तो उनकी समग्र पढ़ाई शून्य है। यूपीएससी में कोई भी मतलब उसका नहीं है, क्योंकि यूपीएससी का अलग दृष्टिकोण होता है, हमने कल ही बता दिया था। आज एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज की एनसीईआरटी पढ़ने पर, जैसे हर टीचर कहता है एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी हम क्यों पढ़ें, आखिर कोई रीजन होगा। यूपीएससी ने क्यों एनसीईआरटी के सिलेबस को लागू किया है, क्यों वो 6 to 12 तक की एनसीईआरटी को कवर करता है, प्रीलिम्स में, मेंस में, क्यों आखिर। तो ये सब जो तरह तरह के प्रश्न हैं उसका आंसर आज हम देंगे। एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे बड़ा फ्रेंड्स रीजन होता है, देखो, हर टॉपिक के, हर सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से, यहां पर हमने खाका खींचा है। हर सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कॉन्सेप्ट, दूसरा पार्ट होता है फैक्ट्स। लेकिन ये दोनों चीजें आपको एक स्तर चाहिए समझने के लिए, और वो स्तर कहां से आपको मिलेगा। पहली चीज की एक शब्द होता है टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दावली, शब्दावलियां, शब्दावलियां और उनके
अर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी में क्या है, जैसे अब आपको हम बता दें कि मैं यहां एनसीईआरटी लेके रखा हूं, ये क्लास 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है। यहां पर लिखा है पृथ्वी हमारा आवास। ठीक है, अब ये कक्षा 6 की एनसीईआरटी है। इसका पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, जैसा कि यहां पर लिखा है सौर मंडल में पृथ्वी। अभी हम केवल इतना बता रहे हैं कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ें। पहली चीज की फ्रेंड्स, क्लास 6 के स्तर में ही एनसीईआरटी का जो लेवल है वो बहुत हाई है। कई तरीके से पढ़ा जाता है, एक सरसरी निगाह से पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है उसका। जैसे एनसीईआरटी में जो चीजों को समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग दिया है, पहली चीज कि वो आपको टर्मिनोलॉजी के साथ दिया हुआ है। अगर उसने लिखा है सौर मंडल में पृथ्वी, तो एनसीईआरटी में यह लिखा है कि सौर मंडल होता क्या है, सौर मंडल कहते किसे हैं, सौर मंडल जैसे होता क्या है, सौर मंडल क्या है, क्यों है। सबसे बड़ी चीज यहां तक आप तब पहुंचेंगे जब आप सौर मंडल का मीनिंग समझेंगे, सौर मंडल का मीनिंग समझेंगे, अर्थ समझेंगे, सौर मंडल मतलब होता क्या है। और दूसरी चीज कि इसका मीनिंग समझने के बाद आपको फिगर के रूप में समझाया गया है। फिगर के रूप में जब आपको अंडरस्टैंडिंग दिया गया है वहां पर समझने के लिए, इसके बाद वो आपसे प्रैक्टिकल करवाता है एनसीईआरटी। अभ्यास तो प्रश्नावली में करवाता है, लेकिन आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो वो आपसे कहेगा कि आपके विचार क्या हैं, आप होते तो क्या करते। पहली चीज, आप होते तो क्या करते, आपका विचार क्या है, आपका विचार क्या है। ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं आईएएस प्रीलिम्स में, आईएएस मेंस में, आईएएस इंटरव्यू में। अगर इनकी जगह पर आप होते तो क्या करते, इस टॉपिक पर आपका विचार क्या है, तो दैट इज सोल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी। ये जो है आपको एनसीईआरटी के सिवाय और किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। क्लास 6 की जो एनसीईआरटी होती है, क्लास 6 टू 12 जितनी भी एनसीईआरटी होती है, आप उसमें चैप्टर खोल कर देखेंगे, वो आपको निर्देश देता है हर चैप्टर के अंत में जो प्रश्नावलियां होती हैं, आप इस स्थान पर खुद को रख करके प्रैक्टिकल करिए। आप होते तो क्या करते, आपका विचार क्या है। एक इससे आपको वो किस दिशा में लेके जा रहा है, आपको चिंतन डेवलप कर रहा है, बोधगम्यता डेवलप कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है, चिंतन एक समग्र विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर रहा है, निरपेक्ष दृष्टिकोण उत्पन्न कर रहा है। अब आप देखिए कि एनसीईआरटी की जो प्रश्नावलियां होती हैं उनसे आप कहां पर पहुंचे, बोधगम्यता, आत्मविकास, चिंतन, विश्लेषण, निरपेक्ष दृष्टिकोण, गहन अध्ययन आदि। ये एमए पास किया हुआ लड़का अगर वो अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं है तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये चीजें उसके अंदर नहीं होती। इसीलिए यूपीएससी में जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी होते हैं, अगर उन्होंने अच्छी मीडियम से पढ़ाई नहीं की है, अच्छे संस्थान से, तो वो यूपीएससी में इसीलिए असफल हो जाते हैं। पहला लाइन, हम थे एनसीईआरटी क्यों पढ़ें, हमने आपको क्या बताया कि कैसे हम अपने आप को डेवलप करें। एनसीईआरटी पढ़ने का रीजन है कि कैसे हम अपने समझने का स्तर बढ़ा दें, कैसे सोचने की क्षमता को बढ़ाएं, कैसे उस पर अपना विचार दें, और एक ऐसा विचार जो सार्वभौमिक हो। सार्वभौमिक का मतलब सत्य हो, सत्य का मतलब जो सर्वमान्य हो, जो अन्य की दृष्टिकोण में सही हो। उचित और अनुचित का विकास हम अपने अंदर कैसे करें, एक चीज से कि हम अपने अंदर एक ज्ञान का अर्जन कैसे करें, कैसे हम एनसीईआरटी को समझ करके अपना एक निरपेक्ष दृष्टिकोण बनाते हुए उस टॉपिक पर अपना वक्तव्य व्यक्त करें, अपना मत प्रकट करें, अपना चिंतन प्रकट करें, कैसे हम अपनी बोध को बढ़ाएं। तो पहला आंसर यह हो गया कि एक
तरीके से पूरे चीजों को समझने के लिए, पूरी चीजों के प्रति एनालिसिस करने के लिए एनसीईआरटी को पढ़ना जरूरी है। अब बगैर एनसीईआरटी पढ़े कल्याण नहीं होना है। तो और बाकी किताबें अच्छी हैं, लेकिन वो इतने अभ्यास के साथ नहीं लिखी गई हैं, इतने अच्छे दृष्टिकोण के साथ नहीं लिखी गई हैं। वो उनका एक अलग स्तर होता है। वो एक डिग्री लेवल की किताबें हैं। जो सबसे बड़ी गलती आईएएस की तैयारी करने वाला विद्यार्थी करता है कि एनसीईआरटी को ना पढ़ करके बड़ी बड़ी ग्रेजुएशन और पीजी की किताबें पढ़ता है। उससे वो अपने स्तर की चीजों को डेवलप नहीं कर पाता है, वो एक प्रोफेशनल लाइफ में चला जाता है। तो एनसीईआरटी को क्यों पढ़ें? पहली चीज, ये पहला आंसर हो गया। अब दूसरा आंसर, यूपीएससी जो क्वेश्चंस बनाता है, पहली चीज कि यूपीएससी जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बनाता है वो एनसीईआरटी उसने सिलेबस में दे रखा है। सिलेबस, ठीक है, एनसीईआरटी वो सिलेबस में दे रखा है। सिलेबस में कौन सा है? क्लास 6 to 12 तक की एनसीईआरटी है। सिलेबस के अलावा वो जब सिलेबस में लिखा है तो एनसीईआरटी पढ़ करके पहली चीज को उसने क्या डेवलप किया आपके अंदर? आपका विचार, समझ, दृष्टिकोण, चिंतन। आपने सीसेट के पेपर में देखा होगा, सीसेट के पेपर में देखा होगा कि 1 से 2 पेज कौन सा क्वेश्चन आता है? बोधगम्यता। जो सीसेट का पेपर होता है 20 से 25 क्वेश्चंस रहते हैं। ये आपका यही रहता है, आपका विचार, आपकी समझ, आपका दृष्टिकोण, आपका चिंतन। इसके सिवाय सीसेट में 25 से 30 क्वेश्चंस के अलावा रीजनिंग और मैथ रहता है। इसके सिवाय सीसेट में कुछ भी नहीं रहता। तो सीसेट ये एनसीईआरटी पढ़ करके जो आपने पैराग्राफ का गहन अध्ययन अपने अंदर डेवलप किया है, उसका आंसर आपको, उसका बेहतरीन फायदा आपको सीसेट में मिलेगा। प्रीलिम्स क्वेश्चंस कहां से उठते हैं, कैसे उठते हैं, वो हम पढ़ाते समय बताएंगे। प्रीलिम्स क्वेश्चंस एनसीईआरटी से कैसे उठते हैं ये भी हम बताएंगे। तो एनसीईआरटी क्यों पढ़ें, उसके 3 आंसर आपके निकल गए। पहला, अपने अंदर अपनी समझ को डेवलप करने के लिए, चिंतन को डेवलप करने के लिए, बोधगम्यता को डेवलप करने के लिए, अपना मत प्रकट करने के लिए, एक निरपेक्ष, सार्थक, सार्वभौमिक दृष्टिकोण प्रकट करने के लिए, पहला आंसर। दूसरा, यूपीएससी का जो सिलेबस होता है क्लास 6 to 10 एनसीईआरटी उसने इसीलिए रखा है कि वो एक पूर्ण विकसित मानव या नौकर को डेवलप कर सके, जो चीजों को जाने और अच्छे से जाने, विधिवत जाने। दूसरा, तीसरा आंसर, एनसीईआरटी जो है पढ़ने का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट, फैक्ट और करंट से रिलेटेड होते हैं। यूपीएससी का आईएएस का प्रश्न पत्र सिवाय एनसीईआरटी के कहीं से भी नहीं फंसेगा, नहीं फंसेगा, नहीं फंसेगा, लिख के ले लो। इसीलिए सारी कोचिंगें फेल हो जाती हैं जब यूपीएससी का क्वेश्चन होता है। क्यों? पेपर होता है। क्योंकि यूपीएससी में एनसीईआरटी जब उसने सिलेबस में रखा है तो एनसीईआरटी से ही पूछेगा। एनसीईआरटी डीपली पूछता है और एनसीईआरटी के प्रति जब तक आपकी समझ डेवलप नहीं होगी, यूपीएससी का पेपर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मैं यूपीएससी खुद दिया हूं, खुद उससे जूझा हूं, खुद लड़ा हूं। बड़ी बड़ी किताबों से पढ़कर कुछ नहीं होने वाला है, आप प्रोफेशनल लाइन में सीधे घुस जाओगे। इसीलिए कम पढ़ो, विधिवत पढ़ो, अच्छे से चीजों को जानो, कॉन्सेप्ट क्लियर करके। दूसरा, एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट को उसने समझाया है उसका समझाने का दृष्टिकोण बहुत विधिवत है। एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट को समझाने के साथ वो आपसे प्रैक्टिस करवाता है, आपका समग्र दृष्टिकोण को डेवलप करता है, चिंतन को डेवलप करता है। प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी अगर लड़का नहीं पढ़ा है तो नहीं कर पाएगा। गारंटी 150% लिख लो, 200, 1000% लिख लो। अगर उसने एनसीईआरटी को नहीं रीड किया है, रीड करने का मतलब कि एनसीईआरटी पढ़े और पढ़ करके अपनी चिंतन प्रकट करे, उस पर अपना बोधगम्यता डेवलप करे, उस पर अपनी समझ डेवलप करे, उसको नोट्स बनाए, सारे टॉपिक को हम अभी बता रहे हैं। तो तब तक वो यूपीएससी के प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकता, चाहे वो बड़े से बड़े प्रोफेसर की किताब को क्यों न पढ़ डाले। वो जानकार हो जाएगा बट यूपीएससी नहीं क्वालिफाई कर पाएगा। तो इसीलिए एनसीईआरटी जो है पढ़ना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि क्लास 6 to 12 तक की जितनी एनसीईआरटी की चीजें दी हुई हैं, आपको शब्दावलियों पर विशेष ध्यान देना है। जब तक आप टर्मिनोलॉजी को नहीं समझोगे तब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, और कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो फैक्ट्स समझने का कोई सवाल ही नहीं है, फैक्ट्स आपको भूलेगा। तो एनसीईआरटी में सबसे पहली चीज की अगर सौरमंडल दिया हुआ है तो सौरमंडल का अर्थ समझाया है, सौरमंडल
क्या होता है उसके विषय में जितनी आपको आवश्यकता है उससे कहीं ज्यादा उसने समझा रखा है। तो इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ना जरूरी है। पहली चीज ये हो गया, एनसीईआरटी हम क्यों पढ़ें। एनसीईआरटी अगर ये उन लड़कों के लिए भी जरूरी है जो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अदर सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो वो भी एनसीईआरटी को इसी तरीके से पढ़ें ताकि अपनी एक एक शिक्षक क्या होता है, एक शिक्षक कैसे चीजों को डेवलप करता है, कैसे बच्चों को समझाता है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने का जो नजरिया है वो एनसीईआरटी है। बाकी किताबें आप पढ़ते रहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे डेवलप करना है, वैज्ञानिक चिंतन कैसे हमको डेवलप करना है, साइंटिफिक क्षेत्र में कैसे बच्चे को लेके जाना है, कैसे चीजों को अट्रैक्शन बनाए। सबसे बड़ी चीज कि एनसीईआरटी इसीलिए पढ़े, ठीक है। अगर अदर किताबें आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको अट्रैक्शन नहीं मिलेगा, उबाऊ मिलेगा, वो सारी हायर लेवल की किताबें होती हैं। एनसीईआरटी क्या है, आपको कम शब्दों में अधिक से अधिक नॉलेज देने का एक प्रयास है, ठीक है। 100 पेज की एनसीईआरटी होती है, 100 पेज में वो आपको एक ऐसा स्तर दे रहा है जो कि आप बेहद शिक्षित की कैटेगरी में आ सकते हो, खुद से अपना विचार प्रकट कर सकते हो। इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ना जरूरी है। दूसरे पे आते हैं कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, इसी से रिलेटेड है। एनसीईआरटी कैसे पढ़ें का मतलब, जैसे अब हमने यहां पर एनसीईआरटी क्लास 6 उठा लिया, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है, ठीक है। क्लास 6 की एनसीईआरटी कक्षा 6 हमारे अतीत, इसने शीर्षक डाला है हमारे अतीत। तो हमारे अतीत का मतलब हुआ कि हमारे जो पूर्वज थे। अब जैसे हम पहला चैप्टर खोलते हैं, क्या कब कहां क्यों और कैसे, ये देखिए पहला चैप्टर की हेडिंग है क्या कब कहां और कैसे। जितने भी प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, सबसे बड़ी चीज देखिए, कैसे पता लगाएं, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ यह कैसे जाना जा सकता है। इस तरीके का टाइटल, इस तरीके की समझ, इससे आपको क्या समझ मिलता है, आपका माइंड कैसे डेवलप होता है, ये एनसीईआरटी का बहुत ही बेस्ट है। इसकी इसका जो डेप्थ है वो अन्य किताबों से कई गुना बेहतर है। अन्य किताबों में इस तरीके से नहीं लिखा गया है कि हम अपने अतीत के विषय में कैसे कैसे जान सकते हैं। देखिए पढ़ने का तरीका हम आपको बता दें, यहां पर लिखा है कि कैसे पता लगाएं। तो आपके माइंड में आ सकता है कि यार हम जो हैं आज, उससे 10 लाख साल पहले चीजों को कैसे पता लगाएं, कैसे हम चीजों को समझें। तो यहां पर लिखा है कि यहां पर देखिए, अब कॉन्सेप्ट है कैसे पता लगाएं। जानने के लिए कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, पहला स्रोत हो गया रेडियो का। एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, ध्यान से देखिएगा। पहला स्रोत कैसा हो गया, रेडियो का। दूसरा स्रोत टेलीविजन देख सकते हो, ये दूसरा सोर्स हो गया। तीसरा सोर्स अखबार पढ़ सकते हो। 3 स्रोत, यानी ये स्रोत जो है तथ्य हैं। यहां पर हमने जो लिखा है ये फैक्ट क्या है, जानने के लिए कल क्या हुआ, यानी कि अगर हमको कल की न्यूज जानना है तो उसके लिए हम रेडियो का सहारा लेंगे, अखबार का सहारा लेंगे और टेलीविजन का सहारा लेंगे। ये 3 जो सोर्स हैं ये सत्य हैं, क्यों, क्योंकि ये झूठ नहीं दिखाएंगे। दूसरा, अगर हम साथ ही जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ, इसके अलावा जो एक और दृष्टिकोण होता है लोगों का कि किसी ऐसे व्यक्ति से आप बात कर सकते हो जिसे स्मृति हो, लेकिन स्मृति को आप कम तवज्जो देंगे क्योंकि देखी सुनी बात न तो सही होती है, आधी अधूरी ज्ञान पे होती है। तो कौन सी बात सत्य है, यानी कि इसने यहां पर 4 प्रकार के तथ्यों का उल्लेख किया। कौन से, रेडियो, टेलीविजन, अखबार और स्मृति। अब यूपीएससी जब भी प्रश्न पूछेगा तो ये ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो सार्वभौमिक दृष्टिकोण है, जो बहुत ही सत्य है या सत्य के नजदीक है। ठीक, यहां पर आपका चिंतन डेवलप हुआ। अब वो उसने प्रश्न पूछा, दे देगा टेलीविजन, अखबार, रेडियो, मानव स्मृति। अब आपको फंसा दिया उसने। अब ये क्वेश्चन किसी भी किताब में नहीं मिलना है, गारंटी लिख के ले लो, ना कोई कोचिंग वाला पढ़ा सकता है, गारंटी। तो फ्रेंड्स हमने कहा कि 101% भी आपका जो है कोचिंग वाला नहीं फंसा सकता, गारंटी है। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व किए, आपने इतने लाइन में अपने माइंड में
माइंड का जो प्रवाह है उसको दौड़ा दिया। माइंड को एनसीईआरटी का काम क्या है जो मैं आपको बता रहा हूं, आपके दिमाग के स्तर को, दिमाग की नसों को विभिन्न मार्गों में दौड़ाना। आप थिंकिंग कहां कहां कर सकते हो, क्या क्या आप सोच सकते हो, क्या क्या आप थिंक कर सकते हो, कैसे वहां तक आप पहुंच सकते हो, ये एनसीईआरटी आपको रास्ता दिखाता है। इसीलिए एनसीईआरटी हमको पढ़ना चाहिए। हमने 2 प्रश्न आपका बताया, क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें। कैसे पढ़ें में जैसे अब हम जानते हैं कि अतीत, आपने पता लगा लिया कैसे पढ़ें, मतलब कि हमारे पास जैसे अगर हम पढ़ें एनसीईआरटी तो हमको पता लगेगा कि यार मैं तो 4 चीजों से जान सकता हूं चीजों को। टेलीविजन देखता हूं तब हमको पता चलता है, हमने कल तमिलनाडु में ये देखा था, अखबार पढ़ा था, स्मृति थी हमारी, किसी से हमने पूछा था, रेडियो सुना था, तो हमारे अंदर ये नॉलेज आ गया कि हम 4 चीजों से कल क्या हुआ इसका पता लगा सकते हैं। अब जैसे अगला पॉइंट है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। हम एक स्टेप क्रॉस कर गए। एक स्टेप क्रॉस करने का मतलब कि अगर हमको किसी के विषय में जानना है तो सबसे पहले ये हमको डेवलप करना होगा कि उसके जानने के लिए हमारे पास सोर्स कौन से हैं। ये एक आपका दूसरा चिंतन डेवलप हुआ। इस तरीके से आप एनसीईआरटी आपका जो लेवल है वो 0 लेवल से लेकर के हायर लेवल तक लेके जा रहा है। आपको जानना है तो उसके पीछे आपका सोर्स क्या है, आप सीधे नहीं पहुंच सकते जब तक आपको सोर्स नहीं चाहिए। और सोर्स कैसा होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, किसी की बातों पर विश्वास नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी ने जैसे जैसे अभी जो हमने क्वेश्चन बताया था कि अतीत के विषय में कैसे पता लगाएं, उसमें वो प्रश्न दोबारा पूछ लेगा कि अतीत के विषय में जानने के लिए सबसे कम विश्वसनीय स्रोत कौन सा है। अब आप सोचिए, क्या ये कोई कोचिंग वाला पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता। क्या ये प्रश्न आपको किसी किताब या अनसॉल्व पेपर में मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या ये प्रश्न आपको बिना अपना दिमाग लगाए, बिना चीजों को समझे सॉल्व कर ले जाएंगे? नहीं सर, सॉल्व कर पाएंगे। कोई भी करंट की मैगजीन आपको ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा सकती। कोई भी दुनिया से बेहतरीन टेस्ट सीरीज ये क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व करा सकती। कैसे आपने समझा? खुद से समझा, खुद से चीजों को जाना कि सबसे कम विश्वसनीय स्रोत जो है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना सबसे कम विश्वसनीय स्रोत है। टेलीविजन तो सत्य है, वो जाकर रिकॉर्डिंग किया है, रेडियो भी सत्य है, इसमें और अखबार भी सत्य है, लेकिन सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना सही नहीं है। इसलिए सबसे कम विश्वसनीय स्रोत कौन सा है? स्मृति। ठीक है, तो ये आपके अंदर थिंकिंग डेवलप करना एनसीईआरटी का सबसे बेस्ट काम है। यही थिंकिंग मैं कब से चिल्ला रहा हूं, यही थिंकिंग वो डेवलप आपके अंदर करता है और इसी मार्ग से आप यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हो। दूसरा कोई तरीका नहीं है खासकर। अब जैसे है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में अब हमारे माइंड में यह विचार आ जाना चाहिए कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। जैसे लोगों का खान पान कैसा था, पहला थिंकिंग। खान पान अभी आप ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि देखो फ्रेंड्स, मैं बिगिनर नहीं हूं, मैं यूपीएससी से भी आगे जा चुका हूं, यूपीएससी में दिया हूं और मेरा जो लेवल है वो काफी हाई है। काफी हाई का मतलब मेरा पीजी पीएचडी ये सब है। तो इस वजह से मेरा जो थिंकिंग करने का आइडिया है, मैं इन सब चीजों को पढ़ चुका हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जो बिगिनर है वो कैसे सोचें, मेरा काम ये है, मैं उनको समझा रहा हूं। जैसे हम लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते होंगे, किस तरह के घरों में रहते होंगे, तो 3 चीजें हमने सीखी। क्या खाते रहे होंगे, कैसे कपड़े पहनते होंगे, कौन से घरों में रहते होंगे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम पता कर सकते हैं कुछ समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुनते थे, कौन कौन सी नाटक देखा करते थे, कौन सा गीत गाते थे। कहने का मतलब कि इस 2 पैराग्राफ में उसने मानवीय जीवन से संबंधित जितनी भी तरीके की घटनाएं घटती हैं उसको आपके अंदर लाके रख दिया है। कोई ऐसी किताब जो 2 पैराग्राफ में या 100 शब्दों में समस्त मानवीय जीवन को लाकर के आपके सामने रख दे, आपका चिंतन को बढ़ा दे, स्तर को बढ़ा दे? नहीं। आपने इस पैराग्राफ से पूरा मानवीय जीवन का घटक देखा
कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, कौन से घर में रहेंगे, कहां जाएंगे, क्या खेलेंगे, क्या देखेंगे, क्या करेंगे, कैसी हमारी गतिविधियां होंगी। तो ये एनसीईआरटी का कार्य है। एनसीईआरटी इसीलिए पढ़ें, एनसीईआरटी से ये जो हमने लिखा है बोधगम्यता, आत्मविकास, चिंतन, विश्लेषण, निरपेक्ष दृष्टिकोण, गहन अध्ययन आदि, गहन, ये सब इसी जैसे हमने जो पढ़ने का तरीका बताया इसी से डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब आते हैं कब पढ़ें। कब पढ़ें एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब है कब हमको पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी। वैसे नियम तो ये है कि अगर आपका बैकग्राउंड सही है, बैकग्राउंड का मतलब अगर आपकी परवरिश बहुत सही हुई है, तो माँ बाप आपके पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे से चीजों को समझते हैं, तो लड़का एनसीईआरटी को कक्षा 12 तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरीके से कवर कर डालता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो बीटेक और एमटेक के लड़के 1 to 10th रैंक तक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ऑलरेडी वो एनसीईआरटी में जो हमने आपको बताया, इतने लंबे चौड़े जो हमने आपको एक तरीके से स्पीच दिया, वो एक कक्षा 12 तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके होते हैं। उनको केवल जो यूपीएससी में तैयारी करने बैठते हैं, उनको केवल और केवल करंट जो द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस होता है वो पढ़ लेते हैं। इसके बाद एक दो नॉर्मली किताबें पढ़ते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं। इसीलिए, और हिंदी मीडियम का लड़का एनसीईआरटी से कोसों दूर, यम में तब कुछ पढ़ा नहीं। इसके बाद यम में जब कंप्लीट कर लिया तब वो शहर में निकला। इसके बाद उसकी जीवन गाथा शुरू हुआ। एनसीईआरटी को कवर करते करते, सॉल्व करते करते, भटकते भुटकते 3 साल बीत गया। यूपीएससी का 3 चांस चला गया, बचा 2 चांस। जब तक उस स्तर पर पहुंचा तब तक 5 चांस बीत गया। इसीलिए हिंदी माध्यम का लड़का यूपीएससी में बार बार असफल होता है। यही कारण है, और कोई भी कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लास 6 से 12th तक की एनसीईआरटी या अच्छा बैकग्राउंड नहीं मिला है। तो कब पढ़ें? ये नहीं कि एमए जब कंप्लीट कर लें तब पढ़ें। जो बिगिनर्स हैं, अगर वो क्लास 12th यानी आफ्टर ग्रेजुएशन हैं, तो बीए फर्स्ट ईयर से पढ़ना स्टार्ट कर दें। दूसरा, एनसीईआरटी आपको जब आप पूरी तरीके से तैयार हो जाएं, तैयार होने का मतलब जब आपको यूपीएससी देना है तब पढ़ने न बैठें, तब कोई लाभ नहीं है। ग्रेजुएशन में आप पढ़ लिए, ग्रेजुएशन के पहले जो बच्चे हैं आफ्टर 6 to 12th वो पढ़ लें पूरी तरीके से। अगर आपको ग्रेजुएशन यूपीएससी के अलावा भी जाना है तब आप बेहतरीन ढंग से सारे क्लास के एनसीईआरटी को कवर कर सकते हैं। तो कब पढ़ें का आंसर हुआ कि जब पेपर हमको देना है तब एनसीईआरटी नहीं पढ़ें। तब एनसीईआरटी से आपका भला नहीं होने वाला है, आप कोई और परीक्षा की तैयारी करें। अगर आपके पास 6 महीने का टाइम बचा है तो 6 महीने में आप एनसीईआरटी गारंटी लिख के ले लो, आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तब आप वो चीजें पढ़ें जो परीक्षोपयोगी है। एनसीईआरटी यूपीएससी के एग्जाम देने से पहले कम से कम 2 से 3 साल पहले पढ़नी चाहिए। यूपीएससी में अगर आपको बैठना है तो उसके लिए आपका बैकग्राउंड, लोग कहते हैं 1 साल बहुत है, 1 साल बहुत है। देखिए फ्रेंड्स, हकीकत बताएं, क्वालिफाई करने के बाद लोगों के बोल वचन बदल जाते हैं। क्वालिफाई, एक सफल व्यक्ति आपको वो सारी चीजें नहीं बताएगा जो एक असफल व्यक्ति बता सकता है। सफल व्यक्ति बताएगा अरे ऐसे पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, लेकिन होता जाता कुछ नहीं है। आप खुद अपने माइंड से सोचिए कि इतना गहन अध्ययन क्या 6 महीने में डेवलप हो सकता है? नहीं बदल सकता। ठीक है, तो अगर आप यूपीएससी में बैठने जा रहे हो, आपको 2 महीने बाद यूपीएससी देनी है, तो चुपचाप एनसीईआरटी को एक बैग में भर करके डाल दो। यूपीएससी अगर आप 2024 में देने जा रहे हो तो कम से कम 2022 से जून से पढ़ना शुरू करो। कम से कम 1.5 से 2 साल पहले पढ़ना शुरू करो। ये है आपका आंसर कि कब पढ़ें। हमने सारे बच्चों के लिए बता दिया, ग्रेजुएशन के बाद बता दिया, और कब पढ़ें ये भी बता दिया। दूसरा है कितनी बार पढ़ें। नो टाइम्स, कितनी बार पढ़ें। कितनी बार पढ़ने का मतलब हुआ कि एनसीईआरटी को आप जितनी बार पढ़ो कम है। अगर आपने 2 साल पहले पढ़ना शुरू की है तो आपकी कोशिश यही होना चाहिए कि एनसीईआरटी के सिवाय कोई दूसरी किताब ना देखें। एनसीईआरटी को एक एक किताब को, एक एक लाइन को कम से कम 100 बार आप पढ़ डालो। तब आपके अंदर जाकर के कहीं ये सब चीजें डेवलप होंगी। बोधगम्यता, आत्मविकास, चिंतन, विश्लेषण, निरपेक्ष दृष्टिकोण, गहन अध्ययन, निबंधात्मक प्रश्न, ये सब चीजें आपके अंदर तब जाकर के आएंगे। इसीलिए कहते हैं कि अगर 10 बार आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया है तब भी आप भूलोगे, भटकोगे। लेकिन आपने अगर एक एक चैप्टर को 10 बार पढ़ा है, एक एक चैप्टर को आपने 10 बार पढ़ा है, तो गारंटी लिख के ले लो, आपकी एनसीईआरटी से आया हुआ प्रश्न कोई भी गलत नहीं हो सकता। आप 100 बार पढ़िए, आपका कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी।
तो ये प्रश्न हो गया कितनी बार पढ़ें, कैसे नोट्स बनाएं। आइए इसको देखते हैं कैसे नोट्स बनाएं। यहां पर हमने लिखा है सब्जेक्ट, पार्ट, कॉन्सेप्ट, फैक्ट। सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के फ्रेंड्स दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कॉन्सेप्ट, दूसरा पार्ट होता है फैक्ट्स। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे अभी हमने बताया कि जैसे अतीत के बारे में हम किन स्रोतों से जान सकते हैं, किन स्रोतों से जान सकते हैं। तो ये जो सोर्स है, टेलीविजन, अखबार, रेडियो, स्मृति, ये सब आपका तथ्य आ गया। ठीक है, ये तथ्य हो गया। कॉन्सेप्ट, अतीत के बारे में हमको जानना क्यों है, कैसे हम पता लगा सकते हैं अतीत के बारे में, अतीत के बारे में जानने से हमको लाभ क्या है, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। क्यों जाने अतीत के बारे में, हम क्यों समझें अतीत के बारे में, क्यों, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे थे। तो ये जो क्यों, कैसे, कहां वाला है, ये आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है। और जो सोर्स है, ये इसको अलग कर लें। नोट्स इसी तरीके से बनाएं। पढ़ने बैठे हैं आप, रफ ले लिए, पेन ले लिए। जैसे लोग कहां रहते थे, नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। तो नर्मदा नदी क्या हो गया, तथ्य हो गया। नर्मदा नदी के ही किनारे क्यों रहते थे, क्योंकि मीठा जल का स्रोत था, संसाधन थे, आखेटक थे, जानवर शिकार पानी पीने आते थे तो उनका शिकार करने में आसानी होती थी, लोग तैर करके दूसरी जगह जा सकते थे। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट का अलग नोट्स, फैक्ट्स का अलग नोट्स, उसी से रिलेटेड आप बनाइए। कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स को अलग अलग करिए। इसके बाद जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे पृष्ठ के अंत में ये टर्मिनोलॉजी आपको दी गई है, ये देखिए, आप ये देखिए टर्मिनोलॉजी, उपयोगी शब्द यहां पर लिखा है, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञान लिपि का अर्थ निकालना। अब यहां पर अभी हम जो क्वेश्चन आओ करके देखें, ठीक है, आओ करके देखें से बहुत कुछ निकलता है। चिंतन, बोधगम्यता का विकास इसी से होता है, आओ करके देखने से। क्योंकि जब लड़का प्रैक्टिकली करता है तब वो इन सब चीजों को डेवलप करता है। जो टर्मिनोलॉजी है, वो टर्मिनोलॉजी जैसे ये कारतूस किसे कहते हैं, ये सब है। तो टर्मिनोलॉजी भी इसमें दी हुई है। तो आपको 3 तरीके के नोट्स बनाने हैं। पहला नोट्स है कॉन्सेप्ट का, हमने पूरी तरीके से बताया कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरा है फैक्ट्स का, तीसरा है टर्मिनोलॉजी का। ये पहले टर्मिनोलॉजी आप कंप्लीट करिए, इसके बाद कॉन्सेप्ट पे आइए, इसके बाद फैक्ट्स पे। ये 3 आप जब एनसीईआरटी पढ़ने बैठे या कोई भी सब्जेक्ट बैठे या किसी भी क्लास, यूपीएससी ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट पढ़ने बैठे, यूजी, पीजी, पीएचडी वगैरह जो भी करने बैठे हैं, इसी से ऐसे ही आपको नोट्स बनाना है। इसके सिवा कोई दूसरा तरीका नहीं होता। आप बनाते रहिए, रिसर्च करते रहिए, कोई मतलब नहीं है। क्या क्या पढ़ें, क्या क्या पढ़ें में हमने सारी चीजें आपको बताई कि एनसीईआरटी में कैसे कैसे पढ़ें, क्या क्या पढ़ें। कॉन्सेप्ट को आपको अलग करना है। कॉन्सेप्ट जो है आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों को काम देगा। दोनों में, मेंस में 100% वही आना है, प्रीलिम्स में उससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके, उससे जरा सा टच करके प्रीलिम्स में आपसे फैक्ट लेवल पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। फैक्ट लेवल पर यानी तथ्य के स्तर पर क्या क्या पढ़ें, ऐसे ही पढ़ना है। कॉन्सेप्ट अलग पढ़ना है, फैक्ट्स अलग पढ़ना है, टर्मिनोलॉजी को अलग पढ़ना है। कैसे विश्लेषण करें, अभी हमने बताया। चीजों को हम अपने अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं, जैसे हिस्ट्री ही नहीं, अन्य अन्य भी सब्जेक्ट में, जैसे यहां पर है क्लास 6 की ज्योग्राफी है, ठीक है। हिस्ट्री ही नहीं, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो एनसीईआरटी का। जैसे ये देखिए, सौरमंडल में पृथ्वी, यहां पर कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी है वो है सौरमंडल में पृथ्वी। अब यहां पर पहले तो उसने आपको अट्रैक्शन करने के लिए आप धीरे धीरे बढ़ो, वो चीजें बताई है। जैसे चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है, यहां पर उसने पूरा व्याख्या किया हुआ है। अमावस्या होती है, फिर उसने बताया खगोलीय पिंड क्या है, फिर उसने बताया तारा क्या है, फिर इसके बाद उसने आओ करके सीखें, ये दिया हुआ है। फिर इसने बात वगैरह वगैरह चीजें दिया हुआ है, कुछ रोचक तथ्य दिया है। अब यहां पर आपका ये सब चीजें हैं, ग्रह के बारे में उसने कंप्लीट किया है। अब यहां पर जैसे, अब यहां पर आपको सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, सौर मंडल क्या है, ठीक है।
पृथ्वी सौर सूर्य में क्या संबंध है, दैट इज कॉन्सेप्ट। पृथ्वी कैसे घूमती है, कॉन्सेप्ट है। अब तथ्य आपका क्या है, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, उन ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, अमावस्या क्या होती है, ये सब आपका फैक्ट है। इसको आप एक पेज पे कन्वर्ट करिए। विश्लेषण कैसे करना है आपको, विश्लेषण करना है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर क्यों लगाती है, उसका आपको आंसर खोजना है। ये क्यों लगाती है, लगाने का कारण क्या है, अगर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा, क्या सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, ये एनालिसिस करने का तरीका है। एक आपके अंदर पूरे क्वेश्चन को डेवलप करने की क्षमता है। तो ये चीजें होता है विश्लेषणात्मक अध्ययन का। और ये नहीं होता क्या है कि विश्लेषण करते करते आप एकदम पीएचडी के स्तर पर पहुंच जाते हो, रिसर्च करने लगते हो। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको करना है। अगर आप यूपीएससी दे रहे हो और यूपीएससी नहीं देना तब तो आप जितना मर्जी चाहे रिसर्च करो, अनुसंधान करो। अनसॉल्व्ड पेपर कैसे सॉल्व करें, लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करने का फ्रेंड्स सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अनसॉल्व्ड पेपर आपको तभी और तभी सॉल्व करना है जब तक आप एनसीईआरटी को 100 बार नहीं पढ़ लेते हो। इसके बाद एनसीईआरटी से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। अगर आप बगैर 100 बार पढ़े हुए या एनसीईआरटी की लाइन बिना समझे हुए क्वेश्चन पेपर पे अटैक करते हो तो आपके हाथ में केवल निराशा लगती है, केवल निराशा। इसके सिवाय अनसॉल्व्ड पेपर में आपका उखाड़ा कुछ नहीं खोलने वाला। क्यों, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने आपको बताया उसी हिसाब से वो क्वेश्चन डेवलप करता है। मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड अनसॉल्व्ड पेपर आता है। जब तक आप एक चैप्टर को 10 बार नहीं पढ़ लो, 100 पेज की किताब है यार, कितना टाइम लगेगा पढ़ने में। एक दिन अगर एक पेपर पढ़ो, 100 दिन पहले पढ़ो, तब भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जब तक आप 100 बार चीजों को कवर नहीं कर लेते, 100 बार गारंटी लिख के ले लो, 100 बार अगर आप किताब पढ़ ले जाते हो 2 साल में, या 10 बार, 10 से लेकर के 50 बार भी पढ़ ले जाते हो, तब तभी आप अनसॉल्व्ड पेपर पे आओ। तब आप अनसॉल्व्ड पेपर की गहनता को समझ सकोगे, तब आप अनसॉल्व्ड पेपर के समझ को समझ सकोगे। वो क्या आपसे जानना चाहता है, तब आप उसके वैकल्पों में करते जाओगे। नहीं तो क्या होगा, अगर आप बगैर एनसीईआरटी पढ़े अनसॉल्व्ड पेपर पे, यूपीएससी के अनसॉल्व्ड पेपर पे जाते हो तो 10 क्वेश्चन जैसे आपको दे दिया गया तो आप 4 क्वेश्चन सही मार लोगे, 4 में 2 आपका तुक्का रहेगा और 2 आपका इधर उधर किसी तरीके से लग गया। अगर उसने फैक्ट वगैरह पूछ लिया तो आपका सही हो गया। बाकी आप खुद से एनालिसिस करके देखो, यूपीएससी का अनसॉल्व्ड पेपर लेके देखो कि वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या उस क्वेश्चन का स्तर तक आपने पढ़ा है। यही आपकी सफलता, और सफलता की पहली पहली लाइन ही यही है। अगर उस क्वेश्चन के स्तर तक आप पहुंच गए, और फैक्ट के स्तर पे ना जाओ आप, फैक्ट तो 10-5 रहेंगे, 10-5 क्वेश्चन फैक्ट के स्तर पर रहेंगे। अगर वाकई यूपीएससी क्वालिफाई करना हो फ्रेंड्स, रियल बता रहे हैं जो लड़के बैठे हैं, ये कोई तरीका आपको नहीं बताएगा। तो सबसे पहली चीज कि एनसीईआरटी को आप 10 कम से कम मिनिमम 20-25 बार पढ़ डालो। 100 बार तब पढ़ो जब 2-3 साल पहले पढ़ो, और अगर टाइम कम है तो 10-20 बार पढ़ डालो। 100 बार मैं उनको पढ़ने के लिए कर रहा हूं जो बीए फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं, और 10-20 बार उनको पढ़ने के लिए कर रहा हूं जिनका यूपीएससी, जो यूपीएससी दे रहे हैं एग्जाम, जो यूपीएससी 1 साल बाद देंगे, उनके लिए कर रहा हूं। इसके बाद आप अनसॉल्व्ड पेपर खरीदो। अनसॉल्व्ड पेपर वो नहीं जो 10 साल 20 साल पुराना हो, 1990 से लेकर के 2025 तक हो। अनसॉल्व्ड पेपर एनसीईआरटी बेस्ड अनसॉल्व्ड पेपर आता है, दृष्टि की ही आती है, तो उसको पढ़ो। बहुत सारे कोचिंग वाले एनसीईआरटी की ही निकालते हैं, तो उसको खरीदो। जो फैक्ट क्वेश्चन है, जिसमें आप क्वेश्चन की कैटेगरी देखो, हम करवाएंगे क्वेश्चन। अभी अभी तो मैं आज दूसरा लेक्चर ले रहा हूं एनसीईआरटी पर, पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो सारे क्वेश्चन एक एक लाइन टू लाइन आपको बताऊंगा, क्लियर कराऊंगा। तो उसके बाद आपको करना क्या है, फैक्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको अलग सॉल्व करो। फैक्ट आपको याद करना है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। सबसे ज्यादा उपग्रह कौन से ग्रह के हैं, ये आपको करो। पृथ्वी में, बृहस्पति ग्रह में कितने पृथ्वी समा सकती है, 64। कितने उपग्रह हैं, 64। तो ये सब वगैरह वगैरह जो भी फैक्ट है उसको आप अलग पेज पे लिख करके, जो भी फैक्ट वाला क्वेश्चन है उसको अलग आप सॉल्व करो। अब आप देखो कि उसमें कितना प्रश्न उसने ऐसे पूछा जिसमें आपको चिंतन की आवश्यकता है, अपने समझ को डेवलप करने की आवश्यकता है, बोधगम्यता की आवश्यकता है, दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यही इतनी लाइन आप अपने लाइफ में उतार लो। आपका जो जीएस मेंस का चौथा पेपर है सत्यनिष्ठा वाला,
वो कंप्लीट हुआ, सी सेट आपका ये कंप्लीट हुआ, और प्रीलिम्स में कम से कम 100 प्रश्न जीएस फर्स्ट पेपर में रहते हैं, उसमें से 50 से 60 प्रश्न जो है केवल और केवल यही रहता है बोधगम्यता, आत्मविकास, चिंतन, विश्लेषण, निरपेक्ष दृष्टिकोण। बाकी 40 क्वेश्चन में से 10 या 20 प्रश्न आपके फैक्ट रहते हैं और 10 प्रश्न तो ऐसे रहते हैं जिनका कोई आंसर ही नहीं होता। ठीक है, तो इस हिसाब से आप एनसीईआरटी के अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कर सकते हो। बाकी कोई भी दुनिया में तरीका नहीं पैदा हुआ है जो आपको घोर के पिला दे, आप जाओ और यूपीएससी निकाल लो। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के सबसे बड़ा असफल होने का कारण वो प्रीलिम्स में क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाते, यही है। क्यों? कोई बताने वाला नहीं है, जो मर्जी में आया पढ़े। ग्रेजुएशन तक हवाई बीता, एमए की वो भी हवाई बीता, इसके बाद शहर में घुसे या ग्रेजुएशन में ही शहर में घुसे तो सबसे पहले कोचिंग भाइयों क्या करता है, कोचिंग डेवलप नहीं करता, कोचिंग कोर्स कंप्लीट करता है कोई ऐसी कोचिंग जो आपके अंतर्गत ये सब डेवलप कर दे? हमको एक नाम कमेंट में लिख के बता देना जो आपको इस लेवल पे ला के खड़ा कर दे कि यूपीएससी में आप खुद अनसॉल्व पेपर बन के जाओ। है कोई कोचिंग? नहीं है। मैंने भी बहुत सारी कोचिंगें देखी हैं, की हैं, बहुत हाई फीस है, 2-2 ढाई लाख रुपए फीस है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो ये सब डेवलप करने का टाइम कहाँ है उनके पास, कहाँ टाइम है उनके पास? उनको कोर्स कंप्लीट करके देना है। एक हिसाब से वो भी सही है। क्यों? क्योंकि कोर्स लड़के 4 महीने 5 महीने ज्यादा कोचिंग नहीं कर पाते। उनको 4 महीने में, आप खुद सोचो 4 महीने में कैसे ये सब चीजें डेवलप हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है, इसी तरीके से जो हमने बताया ऐसे ही आपको लेके चलना है, इसके सिवाय और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो आपको जोर किस पे देना है यूपीएससी के लिए? इस पे जोर देना है। ये आपका मेंस का पूरा टॉपिक है, ये समझ लीजिए, ये पूरा मेंस, ठीक है, मेंस का पूरा टॉपिक है। अगर आपके अंदर ये डेवलप है तो मेंस में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और ये तभी डेवलप होगा जब आप अंडरस्टैंडिंग के तहत एनसीईआरटी को पढ़ें। ठीक, अब हम आते हैं, ये सब चीजें डेवलप हो गई। अब हम आते हैं यूपीएससी जो क्वेश्चन पेपर तैयार करता है। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा हमने आपको एनसीईआरटी के विषय में बताया, एनसीईआरटी क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी आपने तैयार कर लिया। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको क्या सॉल्व करना है? अनसॉल्व्ड पेपर। ठीक है, पेपर। और पेपर आपको क्यों सॉल्व करना है? पेपर दिखावे के लिए नहीं सॉल्व करना है। पेपर आपको सॉल्व करना है आपका विचार, समझ, दृष्टिकोण, चिंतन, बोधगम्यता, निरपेक्ष दृष्टिकोण, ये सब डेवलप करने के लिए, एक निबंधात्मक दृष्टिकोण डेवलप करने के लिए ये डेवलप करना है। इसके बाद आप जो नोट्स बनाए हो देखो वो सही है कि नहीं, कॉन्सेप्ट अलग, फैक्ट्स अलग। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है करंट है। करंट आपको क्या करना है? करंट आपको जो स्तरीय मैगजीन्स हैं वो करंट इससे मैच कराना है। कहां आपको करंट, जैसे आपने पुरातत्व के विषय में पढ़ा, पुरातत्व क्या है ये जान गए, पुरातत्व कहां है ये जान गए, पुरातत्व से हमको लाभ क्या है ये जान गए, ये सब कॉन्सेप्ट हुआ। उसके विषय में पुरातत्व कुछ स्थल के नाम आपको दे दिए जाएंगे, जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट होगा वो जान रहे होंगे, तो वो आपका फैक्ट हो गया। अब करंट क्या है? वर्तमान समय में कहां पुरातत्व की खुदाई चल रही है, तमिलनाडु में लोहे का उत्खनन हुआ, वहां से क्या मिला। अब ऐसे एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी हो गया, ये यूपीएससी जो तमिलनाडु में उत्खनन हुआ ये करंट हो गया। अब करंट मिलाया वर्तमान में, हाल ही में कहां उत्खनन हुआ तो उत्खनन बता देगा, ये उत्खनन क्या हो गया, करंट का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद पुरातत्व से रिलेटेड क्या पूछ लिया, वहां पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया, एक फैक्ट डाल दिया, इसके बाद आंसर क्या दे दिया, इनमें से कोई नहीं, तो ये उसका टोटल क्वेश्चन हो गया। तो ये आपका टोटल, इस तरीके से यूपीएससी जो है क्वेश्चन पेपर बनाता है, इसीलिए यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर बेहद टफेस्ट होता है। ठीक है, और यही जब आप मेंस का क्वेश्चन देखते हो तो उसमें आपका विचार हर प्रश्न में मिल जाएगा, तो इस हिसाब से वो मेंस भी बनाता है, तब आप इंटरव्यू पे आते हो। तो ये आपका